रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड एपिसोड 9 दिल्ली मकवाना डोमिसाइल। बड़ा अजीब नाम था इस घर का, पर ये उसने खुद रखा था। वो सोफे पर कुछ सोचते हुए अपना पैर बस हिलाए जा रहा था। उसका पैर जमीन पर थिरक रहा था और सामने आकर खड़े होते हुए उस इंसान ने कहा, सर हमने उस अस्पताल में चेक किया, हमें ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बस उस दिन जिसके घर बच्चा पैदा हुआ था हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली है। अब हमें खुद पता लगाना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके घर उस दिन बच्चा मारा था। हमें नहीं पता वो कौन है। माहिर ने अपने सामने खड़े उसे इंसान को देखते हुए कहा, जल्दी पता लगाओ, मुझे सच्चाई जाननी है। मुझे जानना है वो कौन है जिसने ये सब किया है। उसकी बात सुनकर सामने खड़े शख्स ने कहा, सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने के, पर किसी ने सब कुछ पहले से फिक्स करके रखा है, जैसे वो चाहता ही ना हो कि हम कुछ भी पता लगाएं। हमने बहुत कोशिश करके वो लिस्ट निकाली है जिसमें उस दिन के सारे पेशेंट के नाम, पर इससे आगे हमें कुछ पता नहीं चला। उसने वो कागज माहिर की तरफ बढ़ा दिया और माहिर ने उस कागज को देखते हुए कहा, ये कागज मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा, फिक्र मत करो। और उसने वो कागज देखते हुए गहरी सांस ली। वो मन ही मन सोच रहा था, बस एक बार पता लगा लूं कि वो है कौन जिसने ये सब किया है, उसके बाद मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कोई भी हो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में बदले की एक आग दिख रही थी जो धधक रही थी। पता नहीं वो किसे ढूंढ रहा था, क्या करना चाहता था, पर शायद जो करना चाहता था वो उसे करके ही दम लेता। यहाँ दूसरी तरफ ब्लैक विला में निर्भय आज कंपनी नहीं जा रहा था और पलक अब भी उस साड़ी में थी। पहले तो वो साड़ी को उतार रही थी, टी शर्ट पहन रही थी, पर अब जैसे उसे अच्छा लग रहा था। वो चुपचाप बेड पर बैठी इसी बारे में सोच रही थी कि वो करे क्या, निर्भय को मनाए कैसे खुद से शादी करने के लिए। वो जानती थी निर्भय ने उससे शादी नहीं की है, वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है जिसके तहत वो उससे मैरिड है। बट ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही दोनों की शादी टूट जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट बस बच्चे तक का है। और वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद शायद निर्भय उससे कोई ताल्लुक ना रखे, ना उसे अपने बच्चों से कोई ताल्लुक रखने देता। और पलक चाहती थी कि उसकी शादी निर्भय से उसके बच्चे के होने से पहले ही हो जाए, ताकि उसे ये डर ना रहे कि उसके बच्चे के आने के बाद उसे उस बच्चे से दूर जाना पड़ेगा। वो जानती थी निर्भय ये सब गुस्से में कर रहा था। जो पलक ने किया था उसके बाद वो बस बदला लेने के लिए सब कर रहा था, और पलक चाहती थी कि वो एक बार में अपना सारा गुस्सा निकाल दे और उसके दिल में फिर बदले की भावना ना रहे। फिर वो बस पलक का हस्बैंड रहे और उसे उसके बच्चे से दूर करने की कोशिश ना करे। पलक अपने बच्चों के लिए निर्भय से शादी करने को भी तैयार थी। वो कोई बेचारी लड़की नहीं थी जो निर्भय को ऐसे ही अपना बच्चा दे देती। पर अब जब उसे पता था कि गलती उसकी है और जो कुछ भी हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है, तो अब वो कोई लड़ाई नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि ये जो तमाशे हो चुके हैं ये उसके बच्चे के बर्थ के बाद ना हो, और इसीलिए वो सब कर रही थी। वो इन्हीं गहरी सोच में डूबी हुई थी कि दरवाजा खुला। पलक को पता भी नहीं चला कि कोई दरवाजा खोल के अंदर भी आया है। वो अपने में ही घूम थी और किसी ने आकर उसके सामने चुटकी बजाई। पलक ने एकदम से अपना सिर उठाकर सामने देखा तो निर्भय खड़ा था। एकदम खड़ी होकर बोली, तुम कहाँ से आए? निर्भय ने पीछे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं अंदर आने का। पलक झेप गई। उसने अपने बालों को पीछे की ओर करते हुए कहा, मेरा मतलब वो नहीं था, और वो इधर उधर देखने लगी। उसे ऐसे देखकर निर्भय ने कहा, तुमने साड़ी चेंज क्यों नहीं की? अभी तो तुम टी शर्ट ढूंढ रही थी। पलक ने अपनी साड़ी को देखा और फिर बोली, अच्छी लग रही है, रात को उतार दूंगी। और उसकी बात सुन वो मन ही मन बोला, ये कैसे मूड स्विंग से भला? ऐसे भी मूड स्विंग्स होते थे क्या? खाना खाना, ना खाना, सोना, हंसना, लड़ना और ट्रेडिशनल कपड़े पहनना, और कितने मूड स्विंग्स होते हैं। अभी वो ये सोच ही रहा था कि पलक ने कहा, तुमने मेरी तारीफ नहीं की। निर्भय ने तुरंत उसकी तरफ सिर उठाकर देखा। वो सवालिया नजरों से उसे देख रहा था और पलक बोली, मैंने इतनी अच्छी साड़ी पहनी है, झुमके पहने, बैंगल्स पहनी है, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही। निर्भय ने उसे ऊपर से नीचे तक वापस देखा। उसे समझ में नहीं आया वो क्या बोले। उसने कभी तारीफ नहीं की थी, और वो जो पलक के लिए शब्द ये गॉर्जियस, बस वही कहा था, फिर कभी नहीं ना फैसले कभी। निर्भय खामोश खड़ा रहा तो पलक ने वैसे ही कहा, तारीफ करो मेरी। निर्भय मन ही मन बुदबुदाया, ये एक और मूड स्विंग। और फिर उसने कहा, पलक तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे ऊपर ये साड़ी ऐसी लग रही है जैसे चांद को किसी ने गुलाबी रंग की रोशनी में नहला दिया हो। तुम्हारे कानों में ये झुमके ऐसे बज रहे हैं जैसे कोई बेहद खूबसूरत सुकून देने वाला म्यूजिक हो।
तुम्हारे हाथों में ये बैंगल्स इतनी खूबसूरत लग रही है कि मन कर रहा है बस ये देखता रहूं। तुम्हारे ऊपर ये खुले बाल इतनी खूबसूरत लगते कि बस ये खुले हो तो मैं बातें भूलने लगता हूँ। तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत है कि मैं 100 साल भी इन्हें देखता, तुमसे नजरें ना हटाता और फिर भी कभी ना थकता। वो बोलते बोलते पता नहीं कहाँ खो गया था और जो सब वो पलक को खुश करने के लिए बोल रहा था अब वो जैसे अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोल रहा था। क्यों दे रहा था पता नहीं। वो बोल रहा था और पलक बस उसकी आंखों में आंखें डाले कहीं खोकर उसे देख रही थी और इतने में बाहर से आवाज आए, पलक चल खाना खा ले फिर तुझे दवाई लेनी है। पलक तुरंत होश में आए और वहां से जाते हुए बोली, थैंक यू। वो चली गई और निर्भय राहत की सांस लेकर बोला, शुक्र है मान गई। वो सीधा वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो भी फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके नीचे चला आया। नीचे आया तो मितू ने पलक की पसंद का खाना बनवाया था आज, और उन लोगों ने साथ में बैठकर खाना खाया। मितू पलक से डिस्टेंस पर थी, जानती थी निर्भय का गुस्सा कितना खराब था और वो उससे पंगा नहीं लेना चाहती थी। यहाँ खाना खाकर पलक को दवाई दिया फिर वो मितू के साथ चली गई। मितू उसे आज गार्डनिंग करना सीख रही थी। पलक को ये काम पहले बहुत पसंद था पर फिर मॉडलिंग में आने के बाद उसने ये सब कुछ जैसे छोड़ ही दिया था और आज मितू के साथ ये सब वापस करी थी वो। निर्भय भी ऑफिस नहीं गया था तो वो अपने स्टडी रूम में अपने पुराने कुछ काम निकल रहा था। उन दोनों का दिन ऐसे ही खत्म हो चुका था। रात को भी मितू ने पलक को फटाफट जल्दी खाना खिला दिया था फिर उसे सोने के लिए भेज दिया था क्योंकि उसका जल्दी सोना भी उसकी हेल्थ के लिए अच्छा था। निर्भय जब फ्री होकर आया तो उसे पता चला पलक खाना खा चुकी थी। उसने अकेले चुपचाप खाना खाया और सीधा ऊपर चला आया। पलक बेड पर लेटे लेटे ही कुछ सोच रही थी। निर्भय जाकर उसके पास लेटा पर उसने कुछ पूछा नहीं और वो सीलिंग को घूरने लगा। पलक भी वैसे सीलिंग को घूरते हुए कुछ सोचते हुए कहने लगी, अगर हमारा बच्चा हुआ फिर तुमने मुझे निकाल दिया क्योंकि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे बच्चे के पास ना रहूं, तो फिर तुम उस बच्चे के लिए किसी और से शादी करोगे और अगर उस औरत ने हमारे बच्चे को मेरे जितना मतलब मम्मा जितना प्यार नहीं दिया तो। निर्भय ने अपनी नजरें तेजी करके उसे घूरा पर कुछ बोला नहीं, तो पलक तुरंत बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, सच ही तो बोल रही हूँ। अब कोई भी औरत एक बच्चे को उतना प्यार थोड़ी ना देती है जितना एक माँ देती है। फिर मेरा बच्चा इतना सा रहेगा, उसे माँ के दूध की जरूरत पड़ेगी, माँ की प्यार की जरूरत पड़ेगी और मैंने तो सुना है बच्चा वो जो तोतली जबान में कुछ बोलता है ना वो भी सिर्फ माँ ही समझ सकती है। तुम ये सब कैसे समझोगे और क्या वो लड़की ये सब समझेगी? तुम किससे शादी करोगे? वैसे वो क्या नाम है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? नेहा। नेहा से करोगे? निर्भय को उसकी बातों से इरिटेशन हो रही थी। उसने अपने सिर के नीचे से एक तकिया निकला और अपने कानों पर रखकर दूसरी तरफ करवट लेकर सोते हुए बोला, चुपचाप सो जाओ। वो उसे देखकर बोली, नहीं, बताओ ना, अब मेरा बच्चा है तो मुझे अपने साथ नहीं रखोगे तो कम से कम मुझे ये तो पता चले कि उसकी नई माँ कौन है। मैं पता तो लगा हूं कि वो लड़की होगी कैसी जो मेरे बच्चे का ख्याल रखेगी, और रख भी पाएगी कि नहीं। निर्भय ने एकदम से अपने चेहरे से तकिया हटाया और उसे घूरते हुए बोला, लिसन मैं किसी से शादी नहीं करने वाला। मेरे बच्चे को मैं खुद संभाल सकता हूँ। ओके, तो मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है उसे संभालने के लिए, शादी करने की तो बिल्कुल नहीं, और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। पलक एकदम से इतराते हुए बोली, सोने के लिए मेरी जरूरत पड़ती है, बच्चा बड़ा संभाल लोगे मेरे बिना? निर्भय ने उसे घूरा। पलक एकदम से झेप गई और दूसरी तरफ देखते हुए बोली, नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, मतलब क्लियर कर रही हूं मैं। तो फिर भी तुम अकेले कैसे संभालोगे? तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, तुम कंपनी में रहोगे या बच्चा संभालोगे? और फिर तुम्हें कैसे पता कि बच्चा क्या क्या बोलता है, उसे किस किस चीज की जरूरत पड़ती? दूध कैसे पिलाओगे? बाहर जो मिल्क मिलता है वो बच्चे को इतना पोषण थोड़ी ना देता है जो एक माँ का दूध देता है। निर्भय को बहुत इरिटेशन हो रही थी उसके इस मम्मी पुराण से। उसने एकदम से उठकर बैठते खिंचकर कहा, तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? और पलक एकदम से मुस्कुराकर बोली, शादी कर लो मुझसे। निर्भय कुछ भी नहीं बोल पाया। वो जानता था कि पलक इसी चीज के लिए उसे कन्वेंस कर रही थी, वो इसीलिए बहस नहीं करना चाहता था और अब पलक में वहीं पर बात को लाकर छोड़ दी थी। वो कुछ पल रुका फिर फैला, मैं खुदगर्ज इंसान हूँ, दिल नाम की चीज है, हार्टलेस हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं वो करता हूँ। तुम्हारा कई बार रेप कर चुका हूँ। चलो माना कि उस दिन मेरी गलती नहीं थी बट उसके बाद मैंने कई बार तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। तुम ऐसे इंसान से शादी कर लोगी? खुश रहोगी उसके साथ? पलक ने हाँ में सिर हिलाया और वो भी काफी जोर से जैसे कोई बच्चा हो। निर्भय को अब गुस्सा आ रहा था। वो लगभग खींचते हुए बोला, और कैसे रहोगी तुम मेरे साथ?
मुझे हर इंसान पर कंट्रोल रखने की आदत है। मैं तुमसे काम बंद करवा दूंगा। मैं तुम्हें ऐसे उल्टे पुल्ट कपड़े नहीं पहनने दूंगा। मैं तुम्हें कुछ भी जोर से बोलने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी वो फालतू चीज नहीं खाने दूंगा। जो मैं कहूंगा वैसे रह पाओगी? पलक ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया तो निर्भय गुस्से में बोला, और क्यों करोगी तुम ये सब? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा बच्चा मेरे पास रहेगा? पलक ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। और निर्भय आज पहली बार वो बेचारगी महसूस कर रहा था। हर इंसान उसके सामने आकर चुप हो जाता था क्योंकि निर्भय ऐसी बातें बोलता था कि सामने वाला जवाब ही ना दे पाए। और आज पलक के सामने वो खुद लाजवाब हो गया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था उसकी बेवकूफ सी पार्टनर के बेवकूफ सवालों का। बीवी नहीं कहूंगी क्योंकि वो बीवी थी भी नहीं। निर्भय एकदम से वापस लेट गया और वैसे ही दूसरी तरफ करवट करते हुए बोला, बेवकूफ से बहस करना मतलब दीवार पर सिर मारना होता है। कैसे भूल गया था? और उसके बड़बड़ाहट सुनकर पलक में उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी तरफ झुकते हुए बोली, अच्छा एक सवाल पूछूं? निर्भय ने चेहरा उसकी तरफ किया और उसे ऐसे घूरा जैसे अब उसने बकवास की तो वो कुछ कर देगा। पलक जल्दी से बोली, लास्ट, बस ये लास्ट। उसके बाद निर्भय कुछ नहीं बोला तो पलक ने पूछा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट के बाद मुझे यहां से निकाल दोगे और मेरे बच्चे को अपने पास रख लोगे, तो वो नाजायज नहीं कहलाएगा? जैसे ही निर्भय ने ये सुना पता नहीं उसे क्या हुआ। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए, जैसे उसे कुछ याद आया हो। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने कहीं खोकर कहा, नहीं, मेरी औलाद होगा। और उसे ऐसे देखकर पलक से फिर से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि निर्भय ने इस बार अपने दांत पीसते हुए पर गहर आवाज में कहा, अब अगर तुमने एक लफ्ज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए चुपचाप सो जाओ। मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। अगर मैं अपनी पर आया तो तुम निर्भय नोमानी के सामने भीख मांगोगी तभी बच नहीं पाओगी। पलक को उसकी आवाज और उसकी आंखें दोनों से डर लग गया। वो तुरंत अपनी जगह पर वापस लेट गई और ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया। उसे ऐसे देखकर निर्भय ने गहरी सांस ली और सीलिंग को घूरने लगा। पलक की ये आखिरी बात उसके दिमाग में चुभ रही थी, उसके दिल पर जैसे खंजर से वार कर रही थी और उसके दिमाग में फिर कुछ चलने लगा। वही धुंधली सी यादें, एक आदमी और उसके सामने खड़ी वो औरत। वो रोते हुए बोल रही थी, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। ये बच्चा आपका है, मुझ पर शक मत कीजिए। ये बच्चा आपका। और उस आदमी ने एकदम से उस औरत को धक्का दिया। निर्भय ने एकदम से आंखें भींच ली और उसका बैठ गया। उसने पलक की तरफ देखा तो वो ब्लैंकेट ओढ़े लेटी हुई थी। निर्भय के डर से निर्भय सीधा वॉशरूम में चला गया और खुद के चेहरे को वॉश किया। अब उसे बेचैनी हो रही थी बहुत ज्यादा। वो वहां से सीधा बालकनी में आ गया और वहीं पर लगे एक कपबोर्ड से एक सिगरेट निकालकर उसे जलाई और उसके कश लेने लगा। वो लंबे लंबे सिगरेट के कश कब सिगरेट को खत्म कर गई, उसे पता भी नहीं चला और वो वहीं खड़ा न जाने कितने ही सिगरेट पी गया। उसे आज सच में बेचैनी हुई थी। इतनी देर पलक ने जो कहा उन सब से नहीं, पर ये जो आखिरी लाइन पलक ने कही थी वो उसकी नींद उड़ा चुकी थी। दिल्ली, ब्लेक विला। सुबह सुबह निर्भय की आंख पलक के उठाने से खुली थी। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने ही पलक खड़ी थी, अपनी कमर पर हाथ रखे, और वो उसे घूर रही थी। निर्भय ने अलसाए आंखों से ही उसे देखकर कहा, सुबह सुबह घूर क्यों रही हो? हटो मेरे सिर से। और पलक वैसे ही उसके सामने उस सिगरेट का पिछला हिस्सा दिखाते हुए बोली, ये क्या है? तुम सिगरेट पीते हो? निर्भय ने धीरे से वैसे ही उठकर बैठते हुए कहा, पीता भी हूं तो रोकने वाली तुम कौन होती हो? पलक ने उसे घूरते हुए कहा, आर यू सीरियस? वहां बाहर 11 सिगरेट पड़ी है। तुम एक रात में 11 सिगरेट पी गए। तुम्हें पता है कितना हानिकारक है? ना सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए भी। मैं प्रेग्नेंट हूं। अगर ये एनवायरनमेंट रहा और मैंने ऐसी हवा को इनहेल किया तो मुझ पर और मेरे बच्चे पर भी असर पड़ेगा। तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है? निर्भय ने उसे घूरा और अपनी गर्दन पर उल्टा हाथ घुमाते हुए बोला, तुम्हारा डर खत्म हो गया है, जरा बढ़ा दिया जाए। पलक एकदम से झपक गई और उस सिगरेट के टुकड़े को देखते हुए बोली, मैंने बस मेरे बच्चे की सेफ्टी के लिए कहा है। और वो वहां से चली गई। निर्भय ने गहरी सांस ली और अपना ही सिर नामे हिला दिया। इतने में उसका फोन बजा। उसने बिना नंबर देखे फोन उठा दिया और सामने से दैनिक की घबराए आवाज आई, सर अपने सुनी वो खबर आपके डैड की? निर्भय के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने तुरंत कहा, क्या हुआ पापा को? दैनिक ने तुरंत कहा, नहीं सर, निवेद सर नहीं, अमन नोमानी। अमन नोमानी के लिए उनके फादर ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। पहले उन्हें लग रहा था कि वो अमेरिका में अपने काम में लगे हुए हैं। वो कुछ सालों से किसी से कांटेक्ट में नहीं थे।
ना ही वो इंडिया आ रहे थे, पर अब जब आपके दादाजी ने पता लगवाया तो उन्हें पता चला कि ना तो वो अमेरिका में है ना ही उनका कोई पता है। तो उन्होंने इंडिया और अमेरिका दोनों जगह उनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है और ये खबर सुबह से सुर्खियों में है सर। निर्भय के चेहरे के भाव सख्त हो गए और वो गहरी आवाज में बोला, पहली बात, वो इंसान मेरा बाप नहीं है। आज गलती कर दी है, आइंदा ये गलती ना हो वरना बोलने के लिए जुबान नहीं रहेगी। और दूसरी बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान कहाँ है, मुझे बस तमाशा देखना है और वो दिखाओगे तुम। दैनिक ने धीरे से पहले सॉरी और फिर ओके कहा। निर्भय ने फोन रख दिया और वैसे ही सामने दीवार को घूरते हुए धीरे से बुदबुदाया, एंड द गेम इज स्टार्ट नाउ। अमन नोमानी, जिंदगी भर याद रखोगे कि तुम्हारा खून क्या क्या कर सकता है। उसने अपनी गर्दन पर वैसे ही दोनों हाथों को फेर और उठकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आया तो देखा पलक वही अपने लिए ड्रेस निकाल रही थी। निर्भय ने देखा आज उसने गाउन निकला था, वो भी ब्लैक कलर का, वो पार्टी वियर गाउन जो उसके शरीर के साथ चिपक ही जाता। निर्भय ने गहरी सांस ली और बोला, तुम ये पहन रही हो? पलक ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं थोड़ी, मुझ पर ये फिट आएगा ही नहीं। टमी देखी है मेरी, सारे कपड़े फिट होने लगे हैं, इसलिए तो मैं बस ये लूज शर्ट पहनती हूँ। तो निर्भय ने वैसे ही पूछा, तो ये गाउन? पलक गाउन को उठाकर प्यार से देखते हुए बोली, ये तो मितू के लिए है, आज उसका बर्थडे है ना, तो राका उसे लेकर डेट पर जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ वो ये पहन कर जाए, और जब तक वो जाकर आए तब तक मैं घर पर उसके लिए छोटा सा अरेंजमेंट कर दूँ, खुश हो जाएगी ना वो? निर्भय का चेहरा सख्त हो गया और वो वैसे ही हस्की वॉइस में बोला, उसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ रखा है, इसलिए नहीं कि तुम उसके लिए पार्टी प्लान करो। पलक ने एकदम से मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, वो मेरी नौकर नहीं दोस्त है, और तुम्हारे दोस्त जैसे एम्प्लाई की बीवी। अगर उसे बर्थडे विश कर दोगे तो राका को भी अच्छा लगेगा, बिगड़ नहीं जाएगा इससे कुछ। अगर थोड़ा सा किसी को स्पेशल फील करवा दिया तो इंसान खुश हो जाता है, ना हमारा कुछ जाता है ना उसका। इतना रूड होकर कहाँ जाओगे? निर्भय कुछ भी नहीं बोला, वो वहां से चला गया और पलक बस देखते रही। उसने उस ड्रेस को अच्छे से समेट कर ले जाकर मितू के कमरे में रख दिया और खुद भी नीचे चली आई। नीचे आए तो देखा मितू तो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर चुकी थी। उसने पलक के सामने ब्रेकफास्ट रखते हुए कहा, इसे जल्दी से फिनिश करो और फिर दवाई लो, ठीक है? और आज मैं जरा बिजी हूं तो तुम घर पर रहोगी या हमारे साथ चलोगी? पलक ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, मैं तो घर में रहूंगी, इनफैक्ट मुझे मूवी देखनी है। मैंने तो अच्छा खासा प्लान बना रखा है, पॉपकॉर्न ड्रिंक और मेरी फेवरेट रोमांटिक मूवी। तुम लोग जाओ अपनी डेट एंजॉय करो, मुझे अपनी सिंगल डेट एंजॉय करनी है। निर्भय भी ये सब सुन रहा था, वो नाश्ता कर रहा था और उन दोनों की बातें सुन रहा था। राका ने उससे कल छुट्टी ली थी और वो शाम को 4 बजे वापस ड्यूटी ज्वाइन करने वाला था। इसका मतलब निर्भय को ये तो पता था कि मितू भी शाम को 4 बजे से पहले घर नहीं आने वाली। वो नाश्ता करके बिना कुछ बोले वहां से चला गया और उसके जाने के बाद मितू ने कहा, ये इतना खड़ूस क्यों है? पलक हंसी भी और बोली, हिटलर है हिटलर, छोड़ उसे। मितू उसके पास बैठी और वैसे ही हंस कर बोली, मुझे तो डर लग रहा है कहीं तेरी औलाद भी इसके जैसी ना हो। पलक ने तुरंत कहा, बेटा हुआ तो इस पर जाएगा ही जाएगा। मैं चाहती हूँ मुझे बेटी हो, प्यारी सी, क्यूट सी, छोटी सी, जिसके में 2 पोनीटेल बनाओ, उसके लिए क्यूट क्यूट से कपड़े लाओ, उसे बिल्कुल अपने साथ अपने जैसा मेकअप करवाओ और वो बिल्कुल मेरी जैसी हो, वो हर चीज में मेरा साथ दे। मितू एकदम से हंस दी और बोली, फिर तो भूल ही जाओ मैडम, क्योंकि बेटियां ना हमेशा बाप की लाडली होती है, उनकी आधी से ज्यादा नस्लें बाप पर ही जाती है। बोलने का धन, सोने का धन, साइड भी बाप की लेती है, माँ की नहीं। पलक ने उसे घूरा और बोली, मेरी बेटी होगी, उसकी साइड क्यों लगी? मेरी साइड लगी, देख लेना। मितू बस मुस्कुरा दी। उसने पलक को नाश्ता करवाया और दवाई दी, फिर कमरे में रेडी होने चली गई। जब यहाँ आए तो उसे ड्रेस को देखा, वो समझ गई है पलक ने ही रखी होगी। मितू तो उसे ड्रेस को पहनकर रेडी हो गई और बस सच में काफी प्यारी लग रही थी इस ड्रेस में। वो नीचे आए तो पलक तो उसकी बस बलाएं लेती नहीं थक रही थी। मितू ने उसे शाम को आने का बोल वहां से चली गई और अब पलक अकेली नौकरों के साथ घर में थी। निर्भय जा चुका था और मितू भी, वो अकेली यहाँ थी। उसने कुछ देर तो नौकरों के साथ मिलकर ऐसे ही इधर उधर की साफ सफाई करवाई और उसके 2 घंटे साफ सफाई करवाते हुए ही निकल गए। उसने इतनी सारी चीजों की जगह बदल दी थी और फिर जब उसे हॉल परफेक्ट लगने लगा तो वो बोला, अब ठीक है, अब मैं चली अपने कमरे में।
मेरे लिए एक बड़ा सा पॉपकॉर्न का बकेट और कोल्ड ड्रिंक मेरे कमरे में पहुंचा दो प्लीज। वो चली गई और जिया ने बस हाँ में सर हिला दिया। पलक सीढ़ियों होते हुए ऊपर ही जा रही थी कि अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। वो एकदम से रुकी और जैसे ही पीछे पलटने को हुई कि उसका पैर स्लिप हो गया। वो सीधा पेट के बाल सीढ़ियों पर गिरने को हुई कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। पलक का हाथ सीधा उसके पेट पर आ चुका था और चेहरे की हवाएं पूरी तरह से उड़ चुकी थी। एक पल के अंदर अंदर उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था और वो गहरी सांस लेने लगी थी। शायद डर गई थी कि अभी वो गिर जाती है और उसके बच्चे को चोट लग जाती। पलक ने धीरे से नजर उठाकर देखा तो सामने निर्भय खड़ा था। पलक को कुछ समझ में नहीं आया। वो गहरी सांस ले रही थी और शायद निर्भय समझ चुका था कि वो डर गई है। उसने पलक को गले लगाया और उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए कहने लगा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो तुम, ओके। पलक कुछ देर ऐसे ही उसकी बाहों में खड़ी रही और जब उसे लगा वो शांत है तो वो निर्भय से अलग हुई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो चले गए थे ना? निर्भय ने वैसे ही उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, चला गया था, पर जब याद आया कि तुम्हारे साथ घर में कोई नहीं है और तुम अकल से पैदल हो, गिरते पड़ते रहती हो, तो मुझे यहाँ आना पड़ा और जैसा कि मैंने सोचा था तुम सच में गिर ही रही थी। पलक कुछ नहीं बोल पाए। गलती उसी की जो थी। वो धीरे से वापस ऊपर की तरफ जाते हुए कहने लगी, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? निर्भय भी उसके पीछे पीछे चलते हुए कहने लगा, आज आज तो रहना पड़ेगा। पलक ने बिना पीछे पलटे वैसे ही आगे चलते हुए कहा, तुम्हें कोई काम नहीं है, कोई मीटिंग? निर्भय ने ना में सिर हिलाकर कहा, आज मीटिंग नहीं थी इसलिए आ गया, वरना मेरा काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? पलक कुछ नहीं बोली। वो अंदर चली आई और उसने उन मूवीज की कैसेट में से एक मूवी की कैसेट निकाली और उसे लगा दी और टीवी ऑन करके मूवी देखने बैठ गई। निर्भय उसे 2 पल देखता रहा और फिर अपने कपड़े चेंज करने चला गया क्योंकि उसने बिजनेस सूट पहन रखा था। यहाँ N&N में दैनिक अपना सिर पकड़े बैठा था। पिछले 2 दिन से निर्भय सारी मीटिंग कैंसिल कर रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खुद में ही बुदबुदाया, यार ये सर करना क्या चाहते हैं? उन्होंने कल की भी सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दी थी और आज का भी। इतने सारे वर्क पेंडिंग पड़े हैं, कैसे होगा? मैं कैसे हैंडल करूं सब कुछ? सर तो अपने काम को लेकर इतने कॉन्शियस है, फिर क्या कर रहे हैं? और क्यों? उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। यहाँ दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली की फूल गाली वाले उस कोठे पर जो आधा जलकर खंडार बन चुका था, वहां अब भी लोग रहते थे और उसके सामने ही एक दूसरा बहुत खूबसूरत कोठा तैयार था। सब लोग वहां रहते थे और वहां से निकलकर एक औरत इस जले हुए कोठे की तरफ आते हुए बोली, महारानी, आज तो जश्न मनाने का दिन है, आप यहाँ क्यों बैठी है? चलिए हमारे साथ। और महारानी जो उसे खंडहर हो चुके कोठे में बैठी न जाने कौन से ख्यालों में घूम थी, वो उस औरत को देख कुछ सोचते हुए बोली, किसी की बर्बादी तय कर रही हूँ। उस औरत को कुछ समझ में नहीं आया और महारानी एकदम से जिस सोफा पर बैठी थी उसी पर लेट गई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि वो औरत भी कांप गई और महारानी वैसे ही हंसते हुए बोली, बर्बादी चाहिए ना? तो अब बर्बाद होगा तू। जैसे तूने मुझे बर्बाद किया है वैसे तू बर्बाद होगा। तू तो मुझे बर्बाद नहीं कर पाया, पर मैं तुझे बर्बाद करूंगी। और वो हंसते हुए ही अपनी उंगलियों को फैलाकर ताली बजाने लगी और सच में ये पल काफी डरावना हो गया था। पता नहीं उसने क्या सोचा था, वो क्या करने वाली थी, पर कुछ तो था जो शायद बहुत बुरा था। दिल्ली ब्लेक विला 3 घंटे की मूवी कब खत्म हो गई, पलक को पता ही नहीं चला। वो मूवी देख रही थी और उसे ध्यान भी नहीं था कि निर्भय कब का उसके पास कब आकर बैठा था। वो रोमांटिक मूवी में जब भी इमोशनल सीन आता तो रोने लगती और रोते रोते निर्भय की टी शर्ट से ही नाक पोंछने लगती और पलक वापस से मूवी देखने लगती। जब कॉमेडी सीन आता तो वो निर्भय के कंधों पर मुक्का मारते हुए हंसने लगती। उसकी बीवी एक पिलो लेकर बैठी थी और अपने सारे इमोशंस उसके ऊपर निकल रही थी। वो फिर भी 3 घंटे तक उसके साथ इस मूवी को देखता रहा। उसे मूवीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो खुद एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता था, इसलिए वो मॉडलिंग, वीडियोस, एल्बम्स, मूवीज, इन सब में दिलचस्पी लेता था। बहुत बार ऐसा होता था जब वो किसी शो को फर्स्ट डे अटेंड करता था क्योंकि उसका इन सब की जानकारी रखना इम्पोर्टेंट था, पर पलक का मूवी देखने का टेस्ट बहुत खराब था। ये उसे उसके साथ रहते रहते समझ में आने लगा था। वो फिर भी चुपचाप उसके साथ बैठा रहा। 3 घंटे बाद पलक ने अपना वो पॉपकॉर्न का बकेट देखा जो पूरा खाली हो चुका था। वो उसे उल्टा करके देखने लगी और उसमें से कुछ गिरा ही नहीं। ये देख पलक खड़ी होते हुए बोली,
मूवी क्या खत्म हो गई? ये भी खत्म हो गया। और वो उठ गई। निर्भय ने उसे आंखें चढ़ाकर देखा। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे दिखाई ही नहीं दे रहा हो। और वो कमरे से बाहर जाने को हुई तो निर्भय ने कहा, कहाँ जा रही हो अब तुम? पलक ने वैसे ही कहा, मितू के बर्थडे की तैयारी करनी है। मैं खुद उसके लिए केक बनाऊंगी। केक बनाना है। पलक ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आता, पर मैं ट्राई करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके लिए कुछ करना, और मैंने कभी किया नहीं है, पर अब मैं करना चाहती हूं तो चलते हैं केक बनाने। एकदम से निर्भय उसे देखने लगा। उसने कहा था, चलते हैं, मतलब उसने निर्भय को भी साथ चलने को कहा था। निर्भय चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। पलक सीधा किचन में आकर खड़ी हो गई। उसने सबसे पहले जिया से कहकर हाल में थोड़ी सी डेकोरेशन करने को कहा था, और एक गार्ड को भेजकर उसने गुलाबों का बुके मंगवाया था। खुद शायद उसने पहले ही मीतू के लिए कुछ लाकर रखा था। वो गिफ्ट बॉक्स भी वो अपने साथ में लेकर आई थी। उसने गुलाबों का बुके और गिफ्ट बॉक्स दोनों टेबल पर रखे और निर्भय के साथ किचन में चली आई। किचन में आकर वो रेसिपी देखने लगी और खुद में ही बोली, कोको पाउडर चाहिए, दूध चाहिए, चीनी भी चाहिए, और चीनी पिसी हुई लगेगी। अच्छी वाली कौन सी लेते हैं क्या? और फिर खुद से कहकर एक एप्रन उठाकर पहन लिया। केक बनाने की तैयारी करनी है। तुम्हें आती है कुकिंग करना? पलक ने उसकी तरफ देख एक बॉल में मैदा निकालते हुए कहा। केक बनाना आता है, निर्भय ने कहा, और वो अपना काम स्टार्ट कर चुका था। पलक उसे ध्यान से देख रही थी और निर्भय बीच बीच में उसे भी काम बता रहा था। कभी ये कर दो तो कभी वो कर दो। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद उन दोनों का केक रेडी हो चुका था। निर्भय ने उसकी केक अच्छे से टॉपिंग की और फिर उसे फ्रिज में रखते हुए बोला, अब कुछ देर में ये अच्छे से सेट हो जाएगा, जब तक मितू वापस आएगी। ओके। पलक एकदम से खुश हो गई। उसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया तो निर्भय ने वो एप्रिल उतारा, मतलब उसे ध्यान से देख रही थी। वो अपने गले से एप्रन के स्ट्रैप को निकाल रहा था और उसके बाल हल्के से बिखरकर उसकी आंखों पर आ गए थे। उसकी नजरें ना नजरें हट रही थी ना कदम, और निर्भय ने एप्रन उतारकर उसकी तरफ देखा। जब पलक को उसने ऐसे देखा तो उसके मुंह पर एप्रिन फेंकते हुए बोला, होश में आ जाओ, और वो बाहर चला गया। पलक हल्का सा हंसी और बोली, तुम पर तो काफी लड़कियां फिदा है। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें इस नजर से देखती है तो तुम्हें दिक्कत क्या है? निर्भय एकदम से पलटा और बोला, इस नजर से? किस नजर से? पलक उसके करीब आई और उसके दिल वाली जगह पर अपनी हथेली रखा। निर्भय ने पहले उसके हाथ को, फिर चेहरे को देखा तो पलक अपना हाथ धीरे धीरे से ऊपर की ओर ले जाते हुए कहने लगी, इस नजर से। और वो निर्भय के करीब भी आ रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे निर्भय की गर्दन तक आ चुका था, और वो उसके गालों पर अपना अंगूठा फिरते हुए कहने लगी, जिस नजर से एक वाइफ अपने हस्बैंड को देखती है। जैसे ही निर्भय ने ये सुना उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। वो वैसे ही बोला, तुम्हें इसके अलावा और कुछ सूझता नहीं है ना? वो वहां से जाने को हुआ तो पलक एकदम से हंसकर बोली, अच्छा एक बात बताओ। निर्भय ने अपने कानों में उंगलियां डालते हुए कहा, बकवास शुरू मत करना। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है सुनने का। पलक फिर भी उसके पीछे पीछे चलते हुए बोल रही थी, जब तुम मेरे करीब आते हो तो तुम्हारा मन नहीं करता कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रह जाऊं। तुम ऐसे ही मेरे करीब आते रहो, मुझसे प्यार करते रहो, और फिर से एक बच्ची क्यों? हमारे कम से कम 4 बच्चे तो होने चाहिए। जैसे ही निर्भय ने ये सुना उसके कदम ठहरने, वो पीछे पलटते हुए बोला, मुझसे 2 बच्चे संभाले नहीं जाएंगे, तुम 4 चाहती हो। पलक हंसी और बोली, मैं संभाल लूंगी ना। निर्भय ने अजीब ढंग से कहा, पहले खुद को तो संभालो, गिरती पड़ती तो तुम रहती हो, बच्चे संभालोगी, बड़ा हो सकता ना दे रहा था। निर्भय वापस कमरे की तरफ बढ़ गया तो पलक फिर से कहने लगी, उसमें क्या हो गया? बच्चे होने के बाद तो औरत वैसे ही मैच्योर हो ही जाती है, और मुझे लगता है मैं 4 बच्चों संभाल सकती हूँ। तुम भी तो रखोगे, 2 को तुम संभाल लेना, 2 को मैं संभाल लूंगी। निर्भय बिना कुछ बोले चुपचाप चल रहा था, और पलक वैसे ही बड़बड़ाए जा रही थी, और वैसे भी मैं तुम्हें थोड़ी ना इतना बोल दूंगी। तुम तो ऑफिस में रहोगे, मुझे ही रहना पड़ेगा बच्चों के पास। मैं ही उन्हें संभालूंगी, और मैं ही उन्हें अपनी तरह बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे तुम पर ना जाए। तुम एकदम खड़ूस हो, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मुझ पर जाए, बातें करें खुल के, हंसे। और अभी उसने इतना कहा ही था कि निर्भय ने पलट कर कहा, तुम्हारी तरह लोग उन्हें भी पागल समझेंगे। पलक का मुंह बन गया तो निर्भय ने उसे कंधों से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा,
निर्भय नॉमिनी के बच्चे होंगे बिल्कुल उसी की तरह, तुम्हारी तरह नहीं, बिल्कुल बुद्धू। वो मुंह खोल निर्भय को देखते रही और निर्भय से छोड़कर समय का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया तो पलक पीछे से आते हुए माना, मैं बुद्धू नहीं हूं। निर्भय ने फिर वैसे ही कहा, नहीं तुम बुद्धू नहीं, तुम तो पढ़ाई हो एकदम सीधी सी पलक हो। अब उसे गुस्सा आ रहा था। उसने निर्भय की तरफ देखा और बोली, अच्छा तुमने क्या उखाड़ लिया? ये रूड बनके, बताओ मुझे, तुम्हें तो कोई परफेक्ट नहीं लगता। लोग तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हें एकदू सडू रूड कह के बुलाते हैं। निर्भय ने उसकी तरफ देखा और बोला, ये तुम्हारे मन की बात है, दूसरों का नाम लेना बंद कर दो। और वो बाथरूम में चला गया। पलक बस उसे देखती रह गई। क्या कहती उसे कुछ समझ में नहीं आया और इतने में निर्भय का फोन बजा। निर्भय बाथरूम में था तो पलक में गुस्से में बिना नंबर देखे फोन उठा लिया और सामने से आवाज आई, सर, सौरभ शेखावत का क्या करना है? लोग उसे ढूंढ रहे हैं। उसका आप भले कैसा भी हो पर अब उसकी तलाश शुरू की है। धनराज शेखावत तो गुस्से से भर बैठे हैं। बस एक बार सौरभ के सामने आने की देर है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या हम उसे धनराज के सामने डाल दिया? पलक सुन रही थी और अचानक से किसी ने एकदम से उसके हाथ से फोन छीन लिया। पलक हैरान थी। उसने सामने देखा तो निर्भय खड़ा था। निर्भय ने नंबर देखा और फिर फोन काटते हुए बोला, आइंदा मेरी परमिशन के बिना मेरे फोन को छूना भी मत। पलक कुछ भी नहीं बोल पाए, उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे। वो बार बार पलक झपकते हुए उन्हीं चीजों को याद कर रही थी जो सामने वाले इंसान ने कहा, और निर्भय वापस वहां से नीचे चला गया। पलक उसके पीछे पीछे आते हुए बोली, चाचू तुम्हारे पास है? क्यों? और वो बोल ही रही थी कि निर्भय ने कहा, मेरे मामले में दखल देने की कोशिश मत करो। वो होगा तुम्हारा चाचा, पर पंगा लेकर उसने अपनी मौत को दावत दी है। तो बस अपनी दावत एंजॉय करना, दूर रहो उस इंसान से, वरना उसके साथ तुम्हें भी वही जाना पड़ेगा जहां उसे रखा है। पलक कुछ बोलने को हुई कि सामने से आते मितू पर नजर चली गई। वो अपने हाथ में पकड़े पेपर बैग्स में कुछ देख रही थी। अभी तक कॉफी टेबल पर रखे हुए बुके और गिफ्ट को उसने देखा नहीं था। पलक ने जैसे ही देखा भागकर हॉल में आई और राका भी घबराया हुए वहां आया। वो कुछ कहने को हुआ पर वो रुक गया जब उसने मितू, निर्भय और पलक तीनों को साफ देखा। वो भी मितू के साथ ही आया था, पर अब घबराया हुआ था। पता नहीं क्यों वो हैरानी से कभी पलक तो कभी भी मीतू को देख रहा था, और निर्भय उसे। दिल्ली, ब्लेक विला। निर्भय ने राका को शांत रहने का इशारा किया और इतने में मितू की नजर वहां रखे गिफ्ट और बुके पर चली गई। उसकी आंखें हैरानी और खुशी से बड़ी हो गई और वो बोली, ये सब मेरे लिए है। पलक एकदम से मुस्कुराई और उसके सामने आते हुए बोली, हाँ मेरी माँ, ये तेरे लिए। उसने बुके और गिफ्ट उठाकर मितू के सामने करते हुए जरा तेज आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड। और उसने मितू को गले लगा लिया। मितू काफी खुश हो गई थी। उसने पलक को उसके गले लगा रखा था और वो वैसे ही बोली, थैंक यू सो मच यार। और उसके ऐसा करने पर निर्भय ने पलक का आर्म पकड़कर उसे हल्का सा पीछे खींचा। पलक और मितू दोनों ने उसे देखा तो निर्भय ने उसके पेट की तरफ इशारा किया। दोनों संभल गए। मितू मुस्कुराई तो पलक ने कहा, तेरे लिए एक और सरप्राइज है। इतना बोलकर वो किचन से जाकर केक ले आए। उसके ऊपर लिखा था, हैप्पी बर्थडे मितू। मितू एकदम से बोली, मेरे लिए? थैंक यू सो मच यार। पलक तुरंत बोली, अरे मुस्कुरा मत, इसे काटना भी है, चल। और उसने केक कॉफी टेबल पर रखा और कैंडल जलाए। मितू ने वो फ्लो की। राका, पलक और निर्भय तीनों वहीं पर थे। राका और पलक दोनों क्लेप कर रहे थे और मितू ने वो केक कट किया। उसने पहले पलक को खिलाया तो पलक ने भी वापस उसे खिलाया, फिर राका को। वो निर्भय के मुंह के आगे केक लेकर गई। निर्भय उसे बिना कासी भाव के देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर उसके हाथ से छोटी सी बाइट ले ली। मितू बस मुस्कुरा दी और वापस पलक की तरफ पलटते हुए बोली, ये केक तूने बनाया है? कितना टेस्टी है यार। पलक मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं बनाया, ये केक तो निर्भय ने बनाया है। मितू और राका ने जैसे ही ये सुना हैरानी से आंखें फाड़े निर्भय को देखने लगा जैसे उन्होंने क्या ही सुन लिया हो। वो हैरानी से निर्भय को देख रहे थे और उन दोनों के ऐसे रिएक्शन देख निर्भय ने अपनी आईज रोल करते हुए कहा, किसी को सरप्राइज देने के लिए नहीं किया। पलक से हो नहीं रहा था तो बस उसकी हेल्प की है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसका बर्थडे है और कोई कितना खुश होता है। वो इतना बोलकर वहां से चला गया पर पलक फिर भी मितू के गले लगकर बोली, छोड़ उसे, वो ऐसा भी है। बात ये अच्छी है कि केक बड़ा मस्त बनाता है। मितू भी हंस दी और जो वो शॉपिंग करके लाई थी वो दिखाते हुए दोनों साथ में केक खाने लगी।
राका उन दोनों के पास से निकलकर निर्भय के पीछे उसके स्टडी रूम में आया था और निर्भय उसकी तरफ पीठ किए कोई फाइल में देखते हुए ही बोला, बताओ क्या हुआ है। राका ने अपने दोनों हाथ पीछे पीठ पर बांध लिए और कहने लगा, विधान बंसल की फैमिली, वो पलक मैम तक पहुंच गई है। वो ड्राइवर पलक मैम का, उन्होंने उसे ट्रैक किया है। विधान बंसल के साथ वो जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्होंने और पुलिस से मिलकर सब कुछ चेक किया था। उन्हें पता चला कि N&N से विधान बंसल मैम के साथ उनकी गाड़ी में बाहर निकाला था और फिर उन्होंने पलक मैम से न पूछताछ करके उस ड्राइवर को पकड़ा जो पलक मैम की कार ड्राइव कर रहा था और उसके मुंह से सब कुछ उगलवा लिया उन्होंने। उसने बता दिया है कि वो लड़की पलक मैम थी, पर अच्छा ये हुआ कि उसने अभी तक ये नहीं बताया है कि उनके बेटे को इस हाल में पहुंचने वाले आप थे। वो अभी भी होश में नहीं आया है और पुलिस उसके बयान का वेट कर रही है। जैसे ही वो होश में आएगा उसका बयान लेते ही वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे, पर तब तक विधान की फैमिली कुछ भी कर सकती है। हमें पलक मैम को सिक्योर करके रखना होगा। इनफैक्ट हो सकता है वो आपसे भी बदला लेने की कोशिश करे। उसकी इतनी सारी बातें सुनकर निर्भय ने अपना हाथ गर्दन पर अजीब ढंग से फेरा और अपनी गर्दन को इधर उधर करते हुए बोल उठा लो। रिटा ने धीरे से कहा, अभी। निर्भय ने उसकी तरफ एक नजर देखा। ये नजरें ऐसी थी कि कोई शक ही बाकी ना रह गया और वो बोला, ओके, बट अगर विधान बंसल के गायब होने का इल्जाम भी उन्होंने पलक मैम पर लगाया तो? और वो ड्राइवर, उसका क्या करना है? निर्भय ने कुछ सोचते हुए कहा, दिशांत उस दिन कहाँ था? राका ने वैसे ही कहा, ज्यादातर उसे पलक मैम के साथ रहना होता है, बट उसे दिन शायद वो छुट्टी पर था इसलिए कोई और मैम के साथ था, और अगर दिशांत होता तो शायद वो बताता भी नहीं। पर वो बोलते बोलते रुक गया तो निर्भय ने कहा, उठा लो विधान बंसल को और उसे ड्राइवर को भी। राका ने कहा, ड्राइवर उनके कब्जे में है, उन्होंने उसे पकड़ रखा है और हमें नहीं पता उन्होंने उस ड्राइवर को कहाँ रखा है। विधान बंसल एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। उसका इंटरेस्ट मॉडलिंग और एक्टिंग में था, इसलिए वो N&N से जुड़ा था। उसके फादर एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी के मालिक है। उनकी ब्रांड काफी फेमस है और वो काफी लोगों से जुड़े हुए हैं। उठना बैठना है बड़े लोगों में। और वो बोल ही रहा था कि निर्भय ने सख्त आवाज में कहा, अगर उसकी तारीफ करनी है तो तुम उसके पास जा सकते हो। उसकी इतनी औकात तो है कि वो तुम्हें हायर कर ले, राइट? रखा एकदम से चुप हो गया तो निर्भय ने कहा, जितना बोला है उतना करो और बाकी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बिकॉज द राइवल इज निर्भय नोमानी। इसमें कोई शक नहीं था कि निर्भय सब संभाल लेता था और राका भी ये बात अच्छे से जानता था, पर वो बस निर्भय को सब बता रहा था। फिर भी उसे अपने ही बोल पर पछतावा हुआ। निर्भय को क्या नहीं पता था? उसने गहरी सांस ली और ओके बोलकर वहां से चला गया। निर्भय ने किसी को कॉल लगाया। सामने से 2 रिंग में दैनिक में फोन उठा लिया और निर्भय की आवाज उसके कानों तक पड़ी। मीटिंग बुक करो सतीश बंसल के साथ, दैनिक ने बेचारगी से कहा। सर, हमारी काफी सारी पेंडिंग मीटिंग है, वो बोल रहा था कि निर्भय ने कहा, मुझे मेरा काम तुम समझाओगे? दैनिक एकदम से चुप हो गया तो निर्भय कहा, कल मीटिंग होनी चाहिए और वो इंसान मुझे मेरे सामने चाहिए। गॉट इट? दैनिक ने ओके कहा तो निर्भय ने फोन रख दिया। उसके सामने एक रूबिक क्यूब रखा था, टेबल पर उठाया और उसने वो उठाया और एक पूर्ति के साथ उसे घूमने लगा। करीब 1 मिनट के अंदर अंदर उसने उस रूबिक क्यूब को सॉल्व कर लिया था। और उस सॉल्व हो चुके रूबिक क्यूब को देखते हुए वो अजीब ढंग से बोला, चला वो चलो जो समझ तो आए पर हल ना बता पाए। उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई थी। वो करना क्या चाहता था किसी को पता नहीं था। वो पलक को बचा रहा था, वो विधान बंसल से बदला ले रहा था, या वो खुद को बचा रहा था, पता नहीं। पर उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। यहाँ नीचे काफी देर तक मितू और पलक साथ में बैठी बातें करती रही। शाम के 6 बजे तक मितू कमरे में चली गई थी क्योंकि पलक ने उसे आराम करने को कहा था। आज का खाना जिया ने सबके लिए रेडी किया था और मितू ने बस उसे टाइम टू टाइम खाना खिलाया और दवाई दी थी। पलक खाना वाना खाकर ऊपर आ चुकी थी। जब ऊपर आए तो निर्भय किसी से फोन पर बात कर रहा था। पलक के दिमाग में अभी भी वही चल रही थी, सौरभ शेखावत निर्भय के पास क्यों था और निर्भय ने उसे किडनैप किया क्यों था? वो चाहता क्या था? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो खुद में ही सोचने लगी, कितने दुश्मन हैं तुम्हारे और तुमने कुछ और बना लिए हैं। मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में कितने राज हैं, या फिर शायद तुम्हारी जिंदगी की एक राज है। तुम हो क्या निर्भय नोमानी? और यहाँ निर्भय ने अपना फोन जेब में रखा। वो खिड़की के पास ही खड़ा था और चांद को देखने लगा। वो मन ही मन बुदबुदाया, सौरभ शेखावत, अमन नोमानी, विधान बंसल, सुभाष नायक और माहिर मकवाना। कैसा होगा तुम सबका पत्ता एक ही बार में काट दिया जाए।
टच टच, तुम सबको एक साथ खत्म कर दिया तो मेरा एंटरटेनमेंट कैसे होगा? लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी। चलो एक एक करके चाल चलते हैं, एक पत्ता मेरा एक तुम्हारा। और वो ऐसे ही चांद को देखता रहा। उसके जितने दुश्मन थे उतने उसके अपने भी नहीं थे। वो सब कुछ हैंडल कर रहा था और अचानक उसके दिमाग में अदा का ख्याल आया। अदा, उसने उस लड़की को एक काम सौंपा था, नियम के करीब रहने का और उससे प्यार का नाटक करने का। पता नहीं उसने वो किया था या नहीं। निर्भय ने वापस दैनिक को कॉल किया। दैनिक ने तुरंत फोन उठा लिया और इधर से निर्भय ने कहा, पता लगाओ ये अदा कहाँ पर है, क्या कर रही है और क्या नहीं। दैनिक ने ओके कहा तो निर्भय ने पूछा, नेहा की कोई खबर? दैनिक 2 पल को रुका पर सामने से कहा, सर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं आपके सामने खड़े रहकर बताना चाहता हूँ। निर्भय ने ओके कहा रह फोन रख दिया। दैनिक को समझ में नहीं आ रहा था कि निर्भय को निया की खबर चाहिए क्यों। वो सब निया से चढ़ते थे क्योंकि निया निर्भय के नाम पर काफी शो ऑफ करती रहती थी। बहुत से लोगों को एटीट्यूड दिखती थी, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी क्योंकि निर्भय उसे टॉलरेट करता था। और अब निर्भय का उसे ढूंढवाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो भी कहीं ना कहीं निया में इंटरेस्टेड है और दैनिक को यही सोचकर गुस्सा आ रहा था। यहाँ निर्भय जब कमरे के अंदर आया तो उसने देखा पलक बेड पर जाकर सो चुकी थी। आज वो पता नहीं क्यों आराम से सो रही थी, वरना निर्भय ने उसे देखा था वो नींद में भी फिक्र में होती थी, पता नहीं किस चीज की, पर अजीब सी परेशानी दिखती थी उसके चेहरे पर आज वो सुकून था। वो पूरी फेल कर सो रही थी जैसे पता नहीं कौन सा कांटा कहाँ जुड़ा हो। निर्भय ने जाकर उसे ठीक से लेटाया और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। ब्लैंकेट ओढ़ाने की वजह से उसकी टमी और ज्यादा बड़ी लग रही थी। निर्भय ने उसके पेट पर हाथ रखा और धीरे से बोल, बस 1 महीना और देना, आई कैन फील योर मूवमेंट्स, योर किक, और भी बहुत कुछ। और ये कहते कहते ही उसकी नजर अनायास ही पलक पर चली गई। वो उसके चेहरे को ध्यान से देखता रहा और उसके दिमाग में पलक की वो बात घूमने लगी, जब तुम मेरे करीब आते हो तो मेरे पास हमेशा रहने का मन नहीं करता, मेरे करीब बार बार आने का मन नहीं करता। निर्भय कुछ सोचने लगा। वो कुछ सोचते हुए बोला, आई एम नॉट योर टाइप, और ना तुम मेरे टाइप की हो। दिल्ली रेड चिली रेस्टोरेंट में निर्भय इस वक्त एक चेयर पर बैठा था और टेबल की दूसरी तरफ उसके सामने एक इंसान बैठा था। उम्र उसकी 50 के करीब होगी। उसने भी निर्भय की तरह ही ब्लैक 3 पीस सूट पहना था। उसके बाल आधे सफेद और आधे कल थे। चेहरे पर झुर्रियां बढ़ रखी थी पर फिर भी हल्का सा गुस्सा उनकी आंखों में झलक रहा था। निर्भय ने बड़े आराम से कहा, मुझे मेरी कंपनी के लिए आपकी कंपनी से ड्रेस बनवाने हैं। मैं आपके साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। इस बीच जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होगी, जितने भी फोटोशूट होंगे, जितने भी फैशन शो होंगे, सब में आपकी कंपनी के कपड़े यूज किए जाएंगे और उसके लिए मुझे सैंपल देखने पड़ेंगे। तो आप कब दिखाएंगे मुझे सैंपल्स? वो अब भी उसे घूर ही रहे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और वैसे ही निर्भय को घूरते हुए कहा, मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे हो? पहले मेरे बेटे को गायब करवाया और अब मेरे साथ डील करना चाहते हो? निर्भय अजीब ढंग से मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ सिर्फ आपके साथ दिल के लिए आया था। अगर आपको इलॉजिकल बात करनी है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहे तमाशे को प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आना है तो वो आपकी मर्जी है। डील अगर आपको मंजूर नहीं है तो और भी टेक्सटाइल कंपनी है, मैं उनसे भी डील कर सकता हूँ। आपने मुझ पर भरोसा करके विधान को मेरी कंपनी में कोर्स के लिए भेजा था। मैंने उसे लॉन्च भी किया, तो सोचा आप ही को पहले पूछ लूं, पर आप नहीं चाहते तो इट्स ओके। बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए काम करने को रेडी है। वो इतना बोलकर उठने को हुआ कि सामने बैठे उस शख्स ने फिर से कहा, 1 मिनट मिस्टर नोमानी, मैं आपके साथ डील करना चाहता हूँ। निर्भय की स्माइल और गहरी हो गई। वो वापस अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, तो बताइए कब दे रहे हैं आप मुझे सैंपल? सामने बैठे उस शख्स ने कुछ सोचते हुए कहा, आपको कब तक चाहिए? निर्भय ने वैसे ही कहा, मिस्टर सतीश बंसल, आप जितनी जल्दी हो पाए सैंपल्स का इंतजाम कीजिए क्योंकि मुझे अपनी मॉडल्स पर वो ट्राई भी करने पड़ेंगे, वो कपड़े उन पर सूट करते हैं या नहीं, उसके बाद ही तो डील होगी, राइट? सतीश ने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए बोले, मैं मंडे से पहले सैंपल्स को आपकी कंपनी भिजवा दूंगा, आप देख लीजिएगा आपको क्या लगता है। मैं अपनी कंपनी के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स को आपके पास भेजूंगा, पर आपको जवाब भी मुझे मंडे के अंदर अंदर ही देना होगा। निर्भय ने अपनी आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाए और उठाते हुए बोला, जैसी आपकी मर्जी। वो वहां से जाने को हुआ कि सतीश ने भी खड़े होते हुए कहा, पर मैं ये बात नहीं छोड़ सकता कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से गायब हुआ है। निर्भय के कदम ठहरे, उसने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और वापस मुड़कर सतीश की तरफ देखा।
सतीश शांत नजरों से उसे देख रहा था। निर्भय ने अपने चश्मे को अपने शर्ट में लगाया और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसने जाकर सतीश के कंधों को दोनों हाथों से पकड़ा और बोला, आप मुझसे बड़े, मैं आपकी इज्जत करता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेरे फादर के दोस्त भी रह चुके हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी रिश्ते को बीच में आने दूंगा। अगर आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगे तो मुझे उन इल्जामों को या तो सच करना पड़ेगा या फिर इन्हें हटाने के लिए कोई एक्शन लेना पड़ेगा। सतीश कुछ भी नहीं बोल पाए और निर्भय वैसे ही उनके कंधे को थपथपाकर वहां से निकलते हुए बोला, संभाल कर रखिए अपने बेटे को। अगर मेरे हाथ लगा तो आपके लगाए इल्जामों को सच करने में देर नहीं लगेगी मुझे। वो चला गया और सतीश बस से देखते रह गए। कल रात को ही विधान बंसल अपने हॉस्पिटल वार्ड से गायब हो चुका था। सतीश को बेहद फिक्र हो रही थी। उन्होंने पुलिस को आगाह कर दिया था। पुलिस ने अस्पताल की फुटेज चेक कर रही थी। अस्पताल के आसपास भी चेक किया था पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो निर्भय नोमानी पर जाकर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते थे, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाए। उनके पास एक सबूत होना जरूरी था जिससे वो ये कह पाए कि निर्भय ने ही विधान को गायब किया है। उन्हें कहीं ना कहीं शक था क्योंकि उसकी बीवी का नाम बीच में आया था, पर उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाए। सतीश जाते हुए निर्भय को देख रहे थे और वैसे ही बोले, तुमने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, पर तुम्हारी बीवी ने तो किया है ना। अब उसकी वजह से मेरे बेटे को वो सजा मिली जो शायद वो डिजर्व करता था। उसने एक लड़की पर गलत नजर डाली, पर अब तुम्हारी बीवी की बात जिसकी वजह से मेरे बेटे ने वो भुगता जो उसे नहीं भुगतना चाहिए था। उसकी इज्जत पर भी दाग लगाए हैं तुम्हारी बीवी ने। पलक नोमानी, नाउ वेट एंड वॉच कि तुम्हारे साथ क्या होता है। उन्होंने अपनी मुठियां कस ली। यहां निर्भय बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठा। उसके गार्ड्स भी यहीं पर थे। राका ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, सर अब क्या करना है। निर्भय ने वैसे ही अपने हाथ में पड़े फोन में मेल चेक करते हुए कहा, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड करो। मंडे से पहले जो कपड़ों के सैंपल सतीश बंसल की कंपनी से आएंगे उन्हें मॉडल पर ट्राई करो और पोस्ट के नीचे कैप्शन होना चाहिए, कोलैब विद बंसल्स, और फिर विधान बंसल को मार दो। राका ने एकदम से ब्रेक लगाए। उसके ब्रेक लगाने की वजह से निर्भय को भी धक्का लगा था। उसने सिर उठाकर बिना किसी भाव के राका को देखा तो उसने जल्दी से कहा, सॉरी सर, और उसने कार स्टार्ट कर दी। निर्भय ने हल्का सा अपना सिर टेढ़ा किया और बोला, जब तुम्हें इतना झटका लगा है तो सतीश बंसल को कितना बड़ा झटका लगेगा। वो तो अपनी जवान औलाद को अपनी आंखों के सामने मरते दिखेगा। बेचारा राका, वो फ्रंट मिरर से निर्भय को देखते हुए धीरे से बोला, बट सर आप ये सब कर क्यों रहे हैं। इससे क्या होगा, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। निर्भय ने वैसे ही अपने फोन में देखते हुए कहा, जब सतीश बंसल इल्जाम लगाने आएगा तो हमारा बयान होगा कि जब उसे पता था कि हमारी वजह से ये सब हुआ है तो उसे हमारे साथ कोलैब करने की क्या जरूरत थी। हमारे साथ कोलैब करने के बाद उसके बेटे की डेथ हुई है और इल्जाम निर्भय नोमानी पर आए तो ऑफकोर्स किसी ने हमारी डील तोड़ने के लिए उसके बेटे को मार दिया और इल्जाम मेरी बीवी पर लगा दिया। राजा हैरान था, उसके बॉस का क्या दिमाग चलता था। वो कहाँ की बात पकड़ के कहाँ लेकर आया था। उसने सतीश बंसल के साथ सिर्फ इसीलिए कोलैब किया था ताकि जब वो विधान को मार डाले तो ये बस एक अफवाह बनकर रह जाए कि निर्भय नोमानी की वजह से विधान बंसल मारा है और इससे पलक और निर्भय दोनों साफ हाथों से इस मामले से निकल जाए। वो हैरान था पर क्या कहता। वो ऐसे ही गाड़ी चलाता रहा और निर्भय ने कहा, निया की कोई खबर। दैनिक से बात हुई। राका ने धीरे से कहा, वो ऑफिस में आपको निया के बारे में बताएगा सर। निर्भय ने आगे कुछ भी नहीं पूछा। यहाँ नोमानी मैंशन में निवेद नोमानी कोई बुक पढ़ रहे थे और नियम ने आकर उनके सामने एक कागज किया। निवेद जी ने सिर उठाकर नियम को देखा और फिर उसके हाथ से वो कागज लेते हुए पूछा, ये क्या है। नियम ने वैसे ही खामोशी से उन्हें देखते हुए चुपचाप रहना ही सही समझा तो निवेद जी ने उसे कागज को देखा। ये एक फॉर्म था नियम के नेशनल कंपटीशन के लिए, जिस पर निवेद जी के साइन चाहिए थे। वो एकदम से सिर उठाकर उसे देखते हुए बोले, और तुम्हें लगता है मैं ये फॉर्म भरूंगा। नियम ने बिना किसी भाव के उन्हें देखते हुए कहा, आपको भरना पड़ेगा वरना मुझे दादाजी के पास जाना पड़ेगा। मैं उनके भी साइन ले सकता हूं पर मुझे आपके साइन चाहिए। निवेद जी उसे घूरते रहे और वैसे ही बोले, तुम्हारा खून नहीं खोलता उस परिवार से जो उन्होंने किया है, उसके बाद भी तुम उन लोगों को अपना परिवार कैसे मान सकते हो। नियम ने गहरी सांस ली और वैसे ही बोला, मानने की जरूरत नहीं है, वो परिवार है हमारा। मैं और निर्भय भाई हम दोनों उस परिवार के हैं, पर आप असल में हमारे पापा है नहीं, जानते हैं ना। उसकी बात सुनकर निवेद जी को एक धक्का लगा था।
वो हैरानी से उसे देखने लगे। इस बार नियम ने अपना सिर झुका लिया और उनके पास पैरों में बैठकर उनके घुटनों पर हाथ रखते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ आपको ये बातें बुरी लगी है और मैं यही बातें बोलकर आपको 24 तने और देकर इस पर साइन करवा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बेटा मानकर इस पर साइन करें, मुझ पर गर्व करके, ताकि जब मैं जीत कर आऊं तो आप गर्व से कह सकते हैं कि देखो मेरा बेटा सिर उठा कर गया था और सर उठा कर आया है। निवेद जी बस उसे देखते रह गए। ये क्या किया था नियम ने, उन्हें समझ नहीं आया और नियम ने वैसे ही उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें चूम कर बोला, उस परिवार से खून का रिश्ता जुड़ा है। कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग हम उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते, इसीलिए मैं उनके पास जाता भी हूँ और उनके साथ रहता भी हूँ, पर आपका ओहदा, हमारे दिल, दिमाग और जिंदगी तीनों से कोई नहीं निकल सकता। मेरे और भाई के लिए हमारे डैड आप हैं, अमन नोमानी नहीं। निवेद जी कुछ भी नहीं बोल पाए, वो चुप ही रहे। ऐसा लग रहा था कि अगर वो कुछ बोले तो उनकी आंखों से भी आंसू बह निकलेंगे और नियम ने वैसे ही कहा, मैं जानता हूं आप मुझसे नफरत करते हैं। मैंने आपकी बीवी को जो आपसे छीन लिया, पर क्या करूं? इतनी बदनसीबी तो ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में लिखी ही है कि मैं। वो बोल ही रहा था कि निवेद जी ने धीरे से उसके गाल पर चपेट मेरी। नियम ने सिर उठाकर उन्हें देखा तो वो बोले, सिर्फ एक साइन लेने के लिए इतना लेक्चर देना जरूरी है? नियम हल्का सा हंस दिया। निवेद जी ने अपनी हल्की भीगी आंखों को पोंछा और अपना हाथ बढ़ाकर कहा, पेन दो। नियम ने उन्हें पेन दी तो वो साइन करते हुए बोले, साइन तो कर रहा हूं, पर अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो तो उससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नियम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब मैं जीत कर आऊंगा ना, तब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने क्या किया। तब तक आप संभाल लेना। नेशनल लेवल कंपटीशन अगर मैं जीत गया तो मैं देश के लिए भी खेल सकता हूं। बस आप प्रे कीजिएगा कि जीत कर आऊं, बाकी मेहनत मेरी होगी। उसने निवेद जी के पैर छू लिए तो निवेद जी ने बस उसके सिर पर हाथ घुमा दिया। वो वहां से जाने को हुआ कि निवेद जी ने कहा, थर्ड ईयर है, आगे क्या करोगे? बॉक्सिंग ही करनी है। नियम ने पलटकर उन्हें देखा और बोला, स्पोर्ट्स कोटा में हूं तो कोई ना कोई जॉब भी कर ही लूंगा, फिलहाल तो यही करना चाहता हूं। आगे मुझे एडिटिंग और ग्राफिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं उसमें कुछ करना चाहता हूं, देखता हूं क्या कर सकता हूं। निवेदन जी ने जरा डांटने वाले लहजे में कहा, कॉलेज खत्म होने वाला है और तुम अब तक कंफ्यूजन में हो। शादी का वक्त आया तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें करना क्या है, शादी करनी भी है या नहीं। नियम हल्का सा हंसना और बोला, शादी तो कर लूंगा, उसके लिए मैं कंफ्यूज नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें चॉइस नहीं है, एक ही लड़की है। निवेद जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, पर वो कुछ बोलते इससे पहले ही नियम वहां से चला गया था। यहाँ ब्लैक विला में पलक और मितु दोनों साथ में हॉल में बैठे थे। पलक की टमी काफी बच चुकी थी, इसलिए अब उसे उठने बैठने में दिक्कत होने लगी थी। वो अपने दोनों पैर फैलाकर सोफा पर बैठी थी और मितु उसके सामने फोन लिए बैठी उसे सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हो रहा था वो बता रही थी। क्योंकि पलक के फोन से तो इंटरनेट गायब कर दिया गया था, इनफैक्ट उसका तो फोन भी उसके पास था नहीं। और मितु उसे बताने लगी, पता है पलक, जब से तू यहाँ पर इस घर में कैद हुई है ना, उसके बाद से तेरे खिलाफ वो जितने भी हैटर्स थे ना, जैसे सबका मुंह बंद हो गया। और इसकी सबसे बड़ा श्रेय जाता है निर्भय को। उसने जो उस दिन मीडिया वालों को जवाब दिए थे ना, उसकी वो रील वायरल हो गई। फिर लड़कियों को लगा कि हाँ, उन्हें एक औरत के साथ खुद औरत होके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और फिर ये भी साबित हो गया कि तूने कुछ भी नहीं किया था, वो सब तुझे फंसाने के लिए था। तो तेरे हेटर्स तो गायब हो गए, इनफैक्ट तुझे पसंद कर रहे हैं। और जब से उन्हें पता चला है कि तू घर में है और डिलीवरी तक तू कोई काम नहीं करने वाली, वो तुझे ऑल द बेस्ट कह रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं तेरी इस प्रेगनेंसी जर्नी के लिए, और तेरे बच्चे और तेरे हेल्दी रहने की दुआएं भी कर रहे हैं। और अब तो लोग तुझे लकी कह रहे हैं कि तू निर्भय नोमानी की बीवी है और तेरा हस्बैंड, उसे लोगों ने अलग ही नाम दे रखे हैं भाई। पलक एकदम से हंस दी और बोली, क्या हिटलर? मितु हंसी और बोली, हिटलर? स्वीटेस्ट हस्बैंड का टैग मिला है। इनफैक्ट लड़कियों के कमेंट्स देख, क्या क्या बोल रही है उस वीडियो के ऊपर, ठीक है। और वो कमेंट पढ़ने लगी। उसने फोन में देखते हुए कहा, कोई रीना करके है, उसने लिखा है, अगर ऐसा स्पोर्टिव हस्बैंड मिले तो मैं तो आज अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी कर लूं। नीचे दूसरी ने लिखा है, पलक मैम अपना काम छोड़कर अपने बच्चे को जन्म देने के लिए घर पर है। अगर पति ऐसा हो तो मैं तो अपना करियर भी छोड़ने को तैयार हूँ। पलक मैम तो फिर भी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए घर है। और तीसरी ने लिखा है, हाय निर्भय नोमानी, प्लीज पलक से डिवोर्स ले लो, मैं अभी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। पलक को पता नहीं क्यों कमेंट को पढ़कर गुस्सा आ रहा था। उसने अपना चेहरा बनाते हुए कहा,
आए बड़ी, बोल तो ऐसे रही है जैसे इन्होंने कह दिया और निर्भय इनका हो गया। मितू तो एकदम से हंसी और बोली, किसी को जलन हो रही है? पलक में वैसे ही, ऑफ कोर्स हस्बैंड है मेरा। कोई और ऐसी बातें करेगी तो मुझे होगी जलन। मितू हैरान थी। वो उसके सामने इस चीज को एक्सेप्ट कर रही थी पर फिर वो मुस्कुरा कर बोली, ओके मेरी माँ, पर इन सबके बोलने से कुछ नहीं होता। वो तेरे बच्चे का बाप है, ओके। और हस्बैंड भी जल्दी ही बन जाएगा। पलक को कुछ याद आया। वो जब भी शादी की बात करती थी निर्भय टाल देता था। वो अपने पेट पर हाथ रखकर खुद में ही बुदबुदाई, अगर उसने मुझसे शादी नहीं की और मेरा बच्चा मांग लिया तो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।